अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी आज हम आपसे चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनका नाम था ली शैटलियर्स। तो ली शैटलियर साहब ने एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका होता है उसको जब उन्होंने चेंज करा, कुछ फिजिकल कंडीशंस को चेंज करा, तो देखा कि वो रिएक्शन किस तरह से बिहेव करता है। मतलब रिएक्शन खुश हो जाता है या रिएक्शन नाराज़ हो जाता है, ये रिएक्शन किस तरह से बिहेव करता है। इसी चीज़ का नाम उन्होंने रखा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के नाम से नहीं लिखा गया है, मगर टॉपिक सारा वही है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। तो ली शैटलियर साहब ने क्या ऑब्जर्व किया या क्या स्टडी किया था। उन्होंने चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उन्होंने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में जा चुका है उसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करने से उस पर क्या असर पड़ता है या क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपकती हैं। अब नाइट्रोजन लेनी है 1 मोल, यहाँ पर ऐसा समझ लो 9/10 में 1 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल। जब बेटा ये दोनों आपस में चिपकते हैं तो 2 अमोनिया बनते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन आपस में चिपकते हैं तो चिपक कर अमोनिया बनाते हैं। फिर अमोनिया टूटकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। यानी हो ये रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपक कर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया मेरा बेटा दोबारा टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। अब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा, मतलब जितना ये दोनों चिपक कर ये बना रहे हैं, उतना ही ये टूट कर दोबारा पीछे की तरफ आ रहा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा वो स्टेट जिसमें रिएक्शन जितना फॉरवर्ड भाग रहा हो उतना ही रिवर्स में भी भाग रहा हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं या ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी हमें बात समझ आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे। दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे तुमने अपने दोस्त को जितना तंग किया उसने भी तुम्हें उतना तंग किया, तुमने अगर उसको मुक्का मारा तो उसने भी तुम्हें मुक्का मार दिया, तुमने अगर उसको थप्पड़ मारा तो उसने भी तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यानी जितना तुम उसे तंग कर रहे हो फॉरवर्ड, उतना ही वो भी तुमको तंग कर रहा है बैकवर्ड, लेकिन दोनों की दोस्ती पक्की है। दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम तो अब हमें समझ आ गया। अब मान लो कि एक रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो हम उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन करने वाली चीज़ें हैं, उनको डिस्टर्ब कर दो, यानी उनको कम ज़्यादा करो, रिएक्टेंट्स के साथ छेड़ाछाड़ी करो। जैसे नाइट्रोजन 1 है तो इसको 2 या 3 कर दो, हाइड्रोजन 3 है तो इसको 2 या 1 कर दो। इसका मतलब रिएक्टेंट्स के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, एडिंग और विथड्रॉइंग 1 और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। उसके बाद अगर तुम मान लो कि यहाँ पर अमोनिया 2 है तो इसके साथ छेड़ाछाड़ी कर दो। जैसे अगर अमोनिया को 3 कर दो, अमोनिया को 4 कर दो, या फिर अमोनिया को 1 कर दो। अमोनिया के साथ यानी प्रोडक्ट्स के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे तब भी रिएक्शन नाराज हो जाएगा। एडिंग और विथड्रॉइंग 1 और मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट स्पीशीज। तो अब हमें समझ आ गया, रिएक्टेंट्स के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे या प्रोडक्ट्स के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे, कम ज़्यादा करोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकेगा, नाराज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। या तो इसको गर्म कर दो या फिर इसको उठाकर फ्रिज में रख दो, ठंडा कर दो। पॉइंट नंबर 4, चेंजिंग द प्रेशर। इसका प्रेशर चेंज कर दो, वो ज़रा भी हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और हम ये भी देखेंगे कि इस रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या असर है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना वो हमें ली शैटलियर साहब ने बताई। अब ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहता क्या था। ली शैटलियर साहब कहते थे कि अगर किसी सिस्टम पर स्ट्रेस डाला जाए, सिस्टम को तंग करा जाए, तो सिस्टम कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स करता है कि उस स्ट्रेस को ख़त्म किया जा सके, नलीफाई किया जा सके, ज़ीरो किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई गली मोहल्ले में तंग कर रहा है, आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन रहा है, तो आप जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हो। क्यों बताते हो? इसीलिए पेरेंट्स को बताते हो ताकि पेरेंट्स जाएं और आपकी उस स्ट्रेस को ख़त्म कर दें, उस बच्चे को मार ना दें। मतलब यह है कि उसके पेरेंट्स से बात करके उस बच्चे को रुकवाएं कि वो आपको तंग करने से रोके। इसी तरह के आप क्लास के अंदर और आपको कोई लड़का तंग कर रहा, तो फिर आप घर पे जाते हो और घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हो। अगले दिन पेरेंट्स आते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं और वो बच्चा, यानी आपको जब स्ट्रेस मिली तो आपने इस तरह से एक्ट करना शुरू किया कि भाई साहब उस स्ट्रेस को किसी तरीके ख़त्म कर दिया जाए। तो सिस्टम भी ऐसे ही करेगा। सिस्टम को तंग करोगे तो सिस्टम कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा कि उस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, नलीफाई कर दिया जाए। तो आइए अब ज़रा देखते हैं।
सबसे पहले बेटा मैंने हेडिंग बनाई है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से क्या असर होगा। जैसे देखें, मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपक रहे हैं और चिपक कर अमोनिया बना रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब तुमने इस रिएक्शन के साथ छेड़ाछाड़ी क्या करनी है, ये रिएक्शन एकदम मस्त इक्विलिब्रियम में है। अब तुमने इसके साथ छेड़ाछाड़ी क्या करनी है, पहला एडिंग मोर नाइट्रोजन। अभी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 1, पर मान लीजिए कि मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पर कर दिया 3। अब चूंकि मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पर ज़्यादा किया, नाइट्रोजन के यहाँ पर ज़्यादा होने से रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हट जाएगा, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये सिस्टम करेगा क्या, ये सिस्टम देखो बेटा याद रखना कि जो भी तुम काम करोगे सिस्टम उसका उलट करना चाहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को किया है ज़्यादा, अगर मैंने इसको ज़्यादा किया है तो सिस्टम उसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो अब अगर बेटा मैंने इसको ज़्यादा किया है तो सिस्टम इसको कम करना चाह रहा है। कम करने के लिए वो करेगा क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ चिपकाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को आगे भगाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पर ज़्यादा कर दिया तो सिस्टम उसको कम करना चाहेगा। कम करने के लिए वो रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भगाएगा, ताकि ये जितना ज़्यादा इसके साथ चिपकेगा तो धीमे धीमे करके कम हो जाएगा। बढ़िया समझ आया। एडिंग मोर नाइट्रोजन, यानी अगर रिएक्टेंट वाली साइड पर किसी चीज को ज्यादा करोगे तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा आगे भागेगा। क्यों, क्योंकि ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा इसके साथ चिपकाया जाए और धीमे धीमे करके कम हो जाए। क्लियर है। सेकंड स्टेप, विदड्रॉइंग अमोनिया। विदड्रॉइंग का मतलब होता है निकाल लेना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अमोनिया 2 हैं, तो मान लीजिए कि मैंने अमोनिया को यहाँ से 1 बाहर निकाल दिया। अब जब मैंने 1 अमोनिया बाहर निकाल दिया तो अंदर कितने रह गए, 1 अमोनिया। अब क्या अमोनिया ज़्यादा हुआ है या कम हुआ, तो अमोनिया कम हो गया। भाई मैंने अमोनिया को कर दिया कम, तो सिस्टम इसको क्या करना चाहेगा, भाई सिस्टम इसको ज़्यादा करना चाहेगा। क्या ख्याल है। अगर तुम गौर से देखो तो जब ये दोनों आपस में चिपक रहे हैं तो रिएक्शन ज़्यादा आगे भागेगा। आगे भागने का मतलब है अमोनिया बनाएगा, तो फिर से रिएक्शन आगे की तरफ भाग जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। अगर मान लीजिए कि मैं अमोनिया को यहाँ से बाहर निकाल लूँ, अमोनिया को बाहर निकालने का मतलब अमोनिया कम हो गया। सिस्टम इसको ज़्यादा करना चाहेगा। ज़्यादा करने के लिए वो इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपस में चिपकाएगा ताकि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आगे भागे और इसको बनाना शुरू करे। क्लियर है, बढ़िया समझ आया। अभी हमने क्या समझा, यहाँ पर कोई चीज़ डालनी है, यानी रिएक्टेंट्स वाली साइड पे कोई चीज़ डाल दो या प्रोडक्ट वाली साइड से कोई चीज़ निकाल दो तो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किधर भागता है, आगे की तरफ। अच्छा, अगर मान लो मैं इसी रिएक्शन को पीछे भगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया था, एडिंग मोर, मैंने यहाँ पर चीज़ें डाली थी तो तुम यहाँ से चीज़ें निकाल लो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लें, अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल लूँ तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा। हाइड्रोजन के कम होने से सिस्टम उसको ज़्यादा करना चाहेगा, तो सिस्टम उस रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे भगाएगा। पीछे इसलिए भगाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को बनाया जा सके। ना समझ आई। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था, विदड्रॉइंग अमोनिया। अमोनिया को बाहर निकाला था, लेकिन मान लीजिए कि मैं अमोनिया को इसके अंदर और ज़्यादा डाल दूँ। अगर मैं अमोनिया को ज़्यादा डाल दूंगा तो सिस्टम उसको क्या करना चाहेगा, कम। अगर सिस्टम उसको कम करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को पीछे भगाएगा ताकि ये कम हो जाए, क्योंकि इसके टूटने से रिएक्शन पीछे जा रहा है ना। क्लियर है। तो अब पहला पॉइंट तो हो गया इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन। अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर इसका क्या असर होगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, जैसे बेटा देखें, जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपक कर अमोनिया बनाते हैं तो साथ में ये एनर्जी बाहर आ रही है -92.4। अच्छा, जहाँ कहीं ये माइनस का वर्ड आ जाए, माइनस का बेटा मतलब है एनर्जी बाहर आ रही है। किलो जूल पर मोल का क्या मतलब होता है, किलो जूल पर मोल का मतलब होता है कि 1 मोल अमोनिया बनने से इतनी एनर्जी बाहर आती है, -92.4। तो अभी हमने क्या समझा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में चिपकते हैं और चिपक कर बनाते हैं अमोनिया, और साथ में इतनी गर्मी बाहर आती है, यानी इतनी आग बाहर आती है। यानी द पॉइंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में चिपके, इनके चिपकने से अमोनिया बना और साथ में आग बाहर आई। कितनी बाहर आई, -92.4। अब अगला स्टेप, अगर मान लीजिए कि मैं इसको गर्म कर दूं, मैं इसी रिएक्शन को उठाकर चूल्हे पर रख दूं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो अब क्या होगा। अब देखें, मान लीजिए कि जैसे ये रिएक्शन आगे भाग कर जाता है, तो जैसे ही आगे भाग कर जाता है तो ये तो आग पैदा कर रहा है,
ऊपर से तुम भी इसको गर्म कर रहे हो। अगर तुम भी इसको गर्म कर रहे हो और इस रिएक्शन के आगे भागने से आग पैदा हो रही है, तो क्या ये आगे भागना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि तो डबल गर्म हो जाएगा ना। तो अब ये रिएक्शन किस तरफ भागेगा? पीछे की तरफ। यानी तो पॉइंट, अगर तुम इस रिएक्शन को गर्म करते हो तो रिएक्शन भाई साहब पीछे की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ भागा तो मजीद आग पैदा हो जाएगी, तो इसलिए ये रिएक्शन भागेगा पीछे की तरफ। अगला स्टेप, यानी इसका मतलब यह, अगर तुमने इस रिएक्शन को गर्म किया तो रिएक्शन भाग जाएगा पीछे की तरफ। अगला स्टेप, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करना है या इस रिएक्शन को ठंडा करना है। अगर तुम बेटा इसको उठाकर फ्रिज में रख दोगे, रिएक्शन ठंडा हो जाएगा। रिएक्शन के ठंडा होने से रिएक्शन किस तरफ भागेगा? भाई रिएक्शन भागेगा आगे की तरफ, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन आगे की तरफ भाग रहा तो आग पैदा हो रही, रिएक्शन एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा है? यानी इसका मतलब यह है कि जैसे मैं इस रिएक्शन को ठंडा करूंगा, ठंडा करने से रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आगे भागेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे भागेगा, ताकि आग पैदा हो, एनर्जी बाहर आए और रिएक्शन गर्मा गर्म हो जाए, कहीं बर्फ़ से जम ही ना जाए। क्लियर है? अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है? तो आइए ज़रा बात करते हैं। रिएक्शन मैंने वही आपका सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हो कि अगर तुम गौर से देखो तो इस तरफ मेरे पास 3 और 1 4 चीज़ें हैं, और इस तरफ बेटा मेरे पास हैं 2 चीज़ें। तो इस तरफ मेरे पास 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4 चीज़ें, उस तरफ मेरे पास 2 अमोनिया 2 चीज़ें। अब क्या होगा? अब ज़रा मेरी बात बड़े गौर से सुनना। मान लीजिए कि ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये दोनों दीवारें धीमे धीमे करके एक दूसरे के पास पास आ रही हैं। अगर ये दोनों दीवारें एक दूसरे के पास पास आने लग पड़े तो ये कमरा छोटा होने लग पड़ेगा। अब कमरे के छोटे होने से तुम क्या करोगे? तुम दरवाज़ा खोल के बोलोगे कि भाई जितने भी भाई ना सभी अंदर आ जाए। कैसा करोगे? बिल्कुल नहीं। तुम कहोगे कि जो अंदर हैं वो भी सारे बाहर भागे, क्योंकि जैसे जैसे ये दीवारें पास पास आ रही हैं अंदर जगह कम हो रही है। अंदर जगह के कम होने से तुम्हारा मिशन ये हो जाएगा कि भाई अंदर वाले बंदों को बाहर निकाला जाए। तो सेम केस यहाँ पर है कि जब मेरा बेटा प्रेशर बढ़ाया जाता है, प्रेशर के बढ़ाने से जगह हो जाती है कम, जानेगा, प्रेशर के बढ़ाने से जगह हो जाती है कम। और ये बेटा हमें बताया था बॉयल साहब ने। अगर आपको बॉयल्स लॉ वाला लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी दिया हुआ है। फिलहाल तो समझ लीजिए, अगर किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर के बढ़ाने से नीचे से जगह यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। आपने देखे कि जैसे बेटा मैंने पिस्टन पर वजन डाला है तो पिस्टन पर वजन डालने से नीचे से जगह कम हो चुकी है। अब अगला स्टेप, अब क्या ख्याल है? अब चूंकि जगह कम हो चुकी है तो जगह जब कम हुई तो तुमने क्या किया था? क्या तुमने बाहर वाले बंदों को अंदर बुलाया था या अंदर वाले बंदों को बाहर? अंदर वाले बंदों को बाहर भेजा ना। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से जगह कम हो गई। अब जगह के कम होने से रिएक्शन उस तरफ भागेगा जहां पर बंदे कम हों। अब ज़रा देखें ज़रा, अगर मैं इस रिएक्शन को पीछे की तरफ लेकर आता हूं तो पीछे की तरफ 4 बंदे हैं और आगे की तरफ 2 बंदे हैं, तो रिएक्शन को किस तरफ भागना चाहिए? भाई 2 बंदों की तरफ, जहां पर बंदे कम हैं। तो इसका मतलब ये है रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आगे भागेगा ड्यू टू हाई प्रेशर। अगर फिर से सुन लो, अगर प्रेशर ज़्यादा किया, प्रेशर के ज़्यादा करने से जगह कम हो गई, जगह के कम होने से अब बंदे भी कम आने चाहिए, तो इसलिए रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आगे भागेगा जहाँ पर बंदे कम हैं। अभी थोड़ा फील हुआ है? अब ज़रा उल्टा चलते हैं। अगर मान लीजिए दोनों दीवारें एक दूसरे के दूर दूर जा रही हैं, अब इन दीवारों के दूर दूर जाने से ये जो कमरा है बड़ा हो जाएगा। अब बड़े कमरे में ज़्यादा लोग आ सकते हैं। अब सेम केस यहाँ पर है कि अगर मैं प्रेशर को कम कर दूँ, प्रेशर के कम करने से जगह ज़्यादा हो गई, जगह के ज़्यादा होने से अब ज़्यादा बंदे आ सकते हैं। तो अब चूंकि जगह ज़्यादा हो चुकी है तो इसीलिए रिएक्शन ज़्यादा बंदों की तरफ यानी 4 वाली साइड पर भागेगा, तो ये होगा लो प्रेशर में। क्लियर है? अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल, अगर मान लीजिए कि इस तरफ भी 2 बंदे हैं, इस तरफ भी 2 बंदे हैं, अब बताओ, अगर प्रेशर को ज़्यादा करोगे तो जगह कम हो जाएगी, जगह के कम होने से बंदे भी कम होने चाहिए, मगर इस तरफ भी 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? तो ऐसे जो रिएक्शन अभी मैंने डिस्कस किया, ऐसे रिएक्शन के लिए हम ये वाला केस डिस्कस ही नहीं करते, जहाँ पर दोनों बराबर हों, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम प्रेशर वाला केस डिस्कस नहीं करते हैं।
लास्ट में इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। बेटे कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो देखें कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के एक तरफ है पाकिस्तान और इसके दूसरी तरफ है चाइना। अब मान लीजिए कि अगर कोई पाकिस्तान से चाइना जाना चाह रहा है तो उसको ये पहाड़ चढ़कर जाना पड़ेगा चाइना की तरफ। क्लियर है? लेकिन अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कैटलिस्ट को बुलाया, भाई कुछ बुजुर्ग लोग भी तो हैं ना, वो थोड़ी ऊपर चढ़ सकते हैं, बच्चे भी हैं वो भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो हमने बुलाया कैटलिस्ट को। अब कैटलिस्ट भाई साहब आएंगे और कैटलिस्ट भाई साहब क्या करेंगे, इस पहाड़ को तोड़ेंगे और इस पहाड़ को तोड़ने के बाद दरमियान में एक बढ़िया सी सुरंग बना देंगे। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, इस पहाड़ को तोड़ा और तोड़ने के बाद दरमियान में एक सुरंग बना दी। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अब कोई अगर पाकिस्तान से चाइना जाना चाहता है तो क्या उसको पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ से सुरंग के रास्ते जा सकता है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया, शॉर्टकट। अच्छा आपका क्या ख्याल है, क्या पहले ज़्यादा बंदे इस तरफ पहुँच रहे थे या अब? भाई अब सारी बात है। तो चूंकि कैटलिस्ट एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है, तो याद रखिएगा कैटलिस्ट उस चीज़ को कहा जाता है विच स्पीड्स अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को तेज कर देता है बाय प्रोवाइडिंग द शॉर्टकट। अच्छा उसके बाद क्या सिर्फ पाकिस्तान से लोग चाइना जाना चाह रहे हैं, ये चाइना वाले भी इधर आना चाह रहे हैं? चाइना वाले भी इधर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा नहीं करता है बल्कि रिवर्स रिएक्शन को भी ज़्यादा करता है। फिर से सुन लीजिए, कैटलिस्ट फॉरवर्ड को ज़्यादा नहीं करेगा बल्कि रिवर्स को भी ज़्यादा करेगा। जितना फॉरवर्ड उतना ही रिवर्स, दोनों तरफ के रिएक्शंस को तेज़ करता है, फॉरवर्ड को भी रिवर्स को भी। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट विल डिक्रीज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन जितना आगे भाग रहा है उतना ही पीछे भाग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को हासिल करने के लिए मान लीजिए कि उसने 5 मिनट लगाए, लेकिन कैटलिस्ट डालने से वो 5 सेकंड से भी पहले इस स्टेट को हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट दोनों तरफ के रिएक्शन को तेज करेगा जिससे जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। तो कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाता है क्योंकि ये दोनों तरफ के रिएक्शन को तेज कर देता है और जिससे केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी हासिल हो जाता है।